हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे प्लांट्स रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन के सेकंड स्टेप लिंक रिएक्शन एंड थर्ड स्टेप क्रेब्स साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने रेस्पिरेशन का क्या है रेस्पिरेशन और उसका जो फर्स्ट स्टेप था ग्लाइकोलिसिस उसके बारे में स्टडी किया था। ठीक है, तो देखिए व्हाट इज लिंक रिएक्शन, क्या होती है लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन इज द सेकंड स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। प्लांट्स रेस्पिरेशन में सेकंड स्टेप क्या है, लिंक रिएक्शन है। उससे पहले क्या था, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, इसे लिंक रिएक्शन क्यों कहते हैं। लिंक का मतलब क्या होता है कि दो चीजों को कनेक्ट करता है ना, लिंक है उसके बीच का कहते हैं। तो किसको कनेक्ट करता है, इसको लिंक इसलिए कहते हैं कि बिकॉज इट कनेक्ट्स ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। जो हमारे रेस्पिरेशन की पहली और थर्ड स्टेप है उसको कनेक्ट करता है हमारा क्या, लिंक रिएक्शन। ठीक है, और ये ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कहाँ होती है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, साइटोप्लाज्म में होती है। और क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये जो लिंक रिएक्शन है ये कहाँ हो रही है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रही है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। ओके, बहुत छोटा सा और बहुत इजी सा है ये लिंक रिएक्शन। इसका मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ, लास्ट में हम इसको एक इक्वेशन में सम अप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, पहला स्टेप क्या था हमारा, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस था ना पहला स्टेप। तो ग्लाइकोलिसिस में जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, टू मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। किसके, टू मॉलिक्यूल्स मिलते हैं पाइरुविक एसिड के। ठीक है, उसको आप पाइरुविक एसिड कहो या पाइरुवेट कहो, एक ही बात है। तो यानी कि जो हमारा रेस्पिरेशन का जो पहला प्रोसेस था ग्लाइकोलिसिस, उसका एंड प्रोडक्ट है पाइरुविक एसिड। ठीक है, तो जो एंड प्रोडक्ट है पाइरुविक एसिड, उसको क्या करता है, उसको सबसे पहले तो उसको साइटोप्लाज्म में होती है हमारी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस, तो पाइरुवेट भी वहीं बनेगा। तो उसको पहले क्या किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तक पहुंचाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना हमारी लिंक रिएक्शन, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। तो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाइरुविक एसिड चला गया और वहां पे क्या हुआ, उसका डी कार्बोक्सिलेशन हुआ। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ CO2। ये जो डी होता है इसका मतलब होता है रिमूवल, किसका रिमूवल, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट हमारा कितने कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ये हमारा 3 कार्बन कंपाउंड होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, है ना, 3 कार्बन कंपाउंड है। अब 3 कार्बन कंपाउंड में से एक कार्बन इन द फॉर्म ऑफ CO2 क्या होता है, निकल जाता है। ठीक है, निकल जाता है। इस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है। अब देखो 3 कार्बन कंपाउंड था, इसमें से एक इन द फॉर्म ऑफ CO2 एक कार्बन निकल गई, तो अब कितने कार्बन कंपाउंड बचेगा, 2 कार्बन बचेगा। ठीक, ओके, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब कार्बन निकली तो हाइड्रोजन भी निकला होगा, तो उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कौन करता है, NAD+ हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके NADH2 बना देता है। जो आगे जो फोर्थ रिएक्शन है, फोर्थ स्टेप है हमारा प्लांट रेस्पिरेशन का, वहां NADH2 ये प्लांट यूज करता है ATP बनाने के लिए। ठीक है, और जो बची हुई 2 कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी। अब क्या होता है, पाइरुविक एसिड था 3 कार्बन, एक कार्बन वहां से निकल गई कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। अब क्या बची हमारी, 2 कार्बन बची है वहां पे। ठीक है, तो अब ये द 2 कार्बन फ्रेगमेंट, इसे हम एसिटाइल ग्रुप कहते हैं। जो पाइरुविक एसिड में कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद जो बचा ना 2 कार्बन कंपाउंड, उसे एसिटाइल ग्रुप कहते हैं। और वो एसिटिल ग्रुप जब कोएंजाइम ए के साथ कंबाइन होता है तो वो फॉर्म करता है एसिटिल कोएंजाइम ए। और यही हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, यही कंपाउंड हमें आगे चल के क्रेब्स साइकिल में हेल्प करेगा, क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करने में। ठीक है, तो यह हमारी लिंक रिएक्शन खत्म। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें क्या है लिंक रिएक्शन, जहाँ पे पाइरुविक एसिड अपना क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, और NAD पॉजिटिव क्या करता है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके NADH बनाता है, और कोएंजाइम ए ऐड करके एसिटिल ग्रुप में एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। ठीक है, तो ये है हमारी लिंक रिएक्शन जो पाइरुविक एसिड को कन्वर्ट करता है एसिटिल कोएंजाइम ए में, ताकि जो हमारा रेस्पिरेशन का थर्ड प्रोसेस है वो आराम से कंटिन्यू हो सके। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, लिंक रिएक्शन क्या है समझ में आया होगा, कहाँ होती है ये भी समझ आ गया होगा। ठीक, देख लेते हैं कहाँ होती है लिंक रिएक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। ठीक है, और क्यों होती है लिंक रिएक्शन, क्योंकि ये कनेक्ट करती है किसे कनेक्ट करती है, ग्लाइकोलिसिस टू क्रेब्स साइकिल। ठीक है, कैसे कनेक्ट करती है, जो ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोडक्ट था पाइरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड, उसको एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करती है 2 कार्बन कंपाउंड में। और ये स्टेप कैसा होता है, इरिवर्सिबल स्टेप है ये। ठीक है, ओके, आई होप अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्रेब्स साइकिल को हम TCA साइकिल भी कहते हैं। TCA साइकिल मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक, ओके, तो लिंक रिएक्शन पूरी हो गई है। अब हम रेस्पिरेशन का जो थर्ड स्टेप है क्रेब्स साइकिल, उसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक,
इट इज द थर्ड स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस पहला स्टेप था, दूसरा लिंक रिएक्शन था, इन दोनों के बाद तीसरा स्टेप है हमारा क्रेब्स साइकिल। कहाँ होती है? ये भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। लिंक रिएक्शन भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में थी ना। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हुई थी? ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं, ठीक है, कि लिंक रिएक्शन कहाँ हुई थी, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस कहाँ हुई थी एंड ऑल, ठीक है। नेम्ड आफ्टर हैंस क्रैब। क्रैब साइकिल को टीसी साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं? हैंस क्रैब। हैंस क्रैब क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रैब साइकिल कहते हैं क्योंकि हैंस क्रैब ने इन्हें डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट के नेम के बाद इनका नेम रखा गया, ठीक है। कैसा है? एक साइक्लिक पाथवे है जहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम ए जो हमें लिंक रिएक्शन से मिला था पूरी तरह से ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और क्या फॉर्म करेगा, क्या रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, NADH, FADH2 और ATP, ठीक है। 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिलीज करता है, 3 NADH रिलीज करता है, 1 FADH2 और 1 ATP यहाँ पे हमें एक क्रैब साइकिल से या एक एसिटिल कोएंजाइम ए से मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं ना, ये कहाँ जाते हैं? ये आगे नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रेस्पिरेशन का फोर्थ स्टेप है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वहां चले जाते हैं और वहां एटीपी बनाने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए अब हम क्रैब साइकिल को डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्रैब साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले हम लेते हैं एक हमारे पास 4 कार्बन कंपाउंड होता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। कितने कार्बन कंपाउंड है? ये हमारे 4 कार्बन इसमें पाई जाती है, ठीक। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ हमारा एक कंपाउंड कंबाइन होता है। कौन सा कंपाउंड कंबाइन होता है? 2 कार्बन कंपाउंड कंबाइन होता है जिसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए। कहाँ से मिला था? लिंक रिएक्शन से आया था ना हमारे पास। तो एसिटाइल कोएंजाइम में कितनी कार्बन कंपाउंड है, कितने कार्बन पाई जाते हैं? इसमें 2 कार्बन, ठीक है। अब आप ये ध्यान देना, यहाँ है हमारी 4 कार्बन, यहाँ है हमारी 2 कार्बन, तो जो नेक्स्ट जो कंपाउंड बनेगा वो कितने कार्बन कंपाउंड होना चाहिए? 6 कार्बन कंपाउंड, है ना। तो वो क्या है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड बना हमारा, कितने कार्बन कंपाउंड है? 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड भी बनते हैं जो इस साइकिल में मैं आपको नहीं समझाऊंगी, ये साइकिल जितनी मैं आपको बताऊंगी वही आपके लिए इनफ है। लेकिन डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके बाद जो डिटेल देती हूँ ना मैं थ्योरी, उसमें मैंने आपको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स लिखे हैं कि इनकेस अगर आपको जानना है कि कौन कौन से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं तो वहाँ पे सब आपके मेंशन है, ठीक है। तो 4 कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, 2 कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये दोनों आपस में मिलते हैं सिट्रेट सिंथेटेस एंजाइम की प्रेजेंस में और क्या बनाते हैं? सिट्रिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चे, सिट्रिक एसिड से क्या बनेगा? सिट्रिक एसिड से हमारा एक नया कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। क्या नाम है? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ठीक हो गया। अब ये कितने कार्बन कंपाउंड है? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ये है हमारा 5 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। ये कितना था? 6 कार्बन, और इसके बाद जो बना हमारा अल्फा कीटो ग्लूटारिक वो 5 कार्बन। तो एक कार्बन कहाँ गई? एक कार्बन गई हमारी साइकिल से बाहर इन द फॉर्म ऑफ CO2। CO2 के साथ, CO2 के फॉर्म में एक कार्बन सिट्रिक एसिड से बाहर निकल गई। और अब अगेन कार्बन निकली है तो क्या होगा? हाइड्रोजन भी निकला होगा। हाइड्रोजन निकला होगा तो उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कौन करेगा? NAD पॉजिटिव उसको एक्सेप्ट करके NADH2 फॉर्म कर देगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ तक समझ आया आपको? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड था। अब यहाँ से हमारा क्या बनेगा? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के बाद हमारा एक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है क्या? इसका नाम है सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड, बहुत सारे इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं बीच में, मैंने सब आपको लिखा हुआ है, लेकिन जो मेन है वो आप हम साइकिल में पढ़ेंगे, ठीक है। सक्सिनिक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड है? 4 कार्बन कंपाउंड है। अब अगेन देखो, अल्फा कीटो 5 था, सक्सिनिक एसिड 4 है, तो एक कार्बन कहाँ गई होगी? एक कार्बन साइकिल से बाहर चली गई होगी। अब कार्बन गई है तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन भी निकला होगा उसके पीछे पीछे, और हाइड्रोजन निकला तो उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किसने किया? उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट इसने करा, ठीक है। NADH2 लिखो या NADH+H पॉजिटिव लिखो, एक ही बात है। और इसी स्टेप पे क्या होता है हमारा? ATP सिंथेसाइज होती है। ATP सिंथेसाइज होती है ADP से, ठीक है। ADP से ATP ट्राइफॉस्फेट बनता है यही वाले स्टेप पे। तो एक ATP यहाँ पे हमारी बन गई, और अभी तक कितने कार्बन रिलीज हुई है? 2 CO2 रिलीज हुए हैं अभी तक, और ये 2 NADH यहाँ पे बने हैं, ठीक है, और एक ATP बना हुआ, ठीक। यहाँ तक समझ आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? चलिए देखते हैं क्या होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सक्सिनिक एसिड से
एक और कंपाउंड बनता है जिसका नाम है हमारा मैलिक एसिड। क्या नाम है? मैलिक एसिड। कितने कार्बन कंपाउंड है मैलिक एसिड हमारा? मैलिक एसिड हमारा 4 कार्बन कंपाउंड है। अब 4 कार्बन कंपाउंड है तो क्या यहाँ से CO2 बाहर निकलेगा ये वाले स्टेप में? नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये भी 4 है, ये भी 4 है। अगर ये 3 होता तो हम कहते हैं CO2 बाहर निकला है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक FADH2 बनता है। ये वाले स्टेप में हमारा FADH2 बनता है FAD पॉजिटिव से। ठीक हो गया। अब मैलिक एसिड के बाद क्या है? मैलिक एसिड हमारा 4 कार्बन कंपाउंड है। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड भी 4 कार्बन कंपाउंड है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। और ये वाला जो स्टेप है, इस स्टेप पे हमारा NADH एक और बार जनरेट हो जाता है। ठीक है, NADH2 या NADH प्लस H पॉजिटिव, जैसे ब्रेक करके लिखना चाहो ऐसे लिखना चाहो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है पूरी क्रैब साइकिल। ठीक है, ये मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं रिएक्शन में वो यहाँ पे बना के दिखाए हैं। अगर आपको इंटरमीडिएट कंपाउंड्स पे चाहिए तो अभी मैं आपको नीचे पूरा डिटेल में समझा दूंगी। ठीक है, तो एक बार हम समझ लेते हैं इसमें क्या था। इसमें क्या हुआ, हमारा लिंक रिएक्शन से एसिटाइल कोएंजाइम A आया, 2 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल है, और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करके उसने 6 कार्बन कंपाउंड बनाया सिट्रिक एसिड। ठीक है, 4 कार्बन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड था, 2 कार्बन एसिटिल कोएंजाइम था, 6 बन गया। उसके बाद बना हमारा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। सिट्रिक एसिड 6 कार्बन था, ये 5 कार्बन था, तो एक कार्बन कहाँ गया? एक कार्बन हमारा CO2 के फॉर्म में साइकिल से बाहर निकल गया और एक NADH यहाँ पे फॉर्म हो गया। ठीक, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के बाद क्या हुआ? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के बाद हमारा बना सक्सिनिक एसिड। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटारिक 5 कार्बन, सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन, तो एक कार्बन साइकिल से बाहर निकल के CO2 के फॉर्म में, सेम चीज हुई, NADH2 बना और यहाँ पे एक ATP का भी जनरेशन हुआ। ठीक है, सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड, इसने ये कन्वर्ट हुआ एक 4 कार्बन कंपाउंड मैलिक एसिड में, FADH2 इस स्टेप में फॉर्म हुआ, और मैलिक एसिड हमारा वापस से कन्वर्ट हो गया ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में, जिस स्टेप में हमारा NADH2 बना। ठीक है, तो ये थी हमारी क्रैब साइकिल। अब देखो इस स्टेप में हमारी कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनी इस पूरी क्रैब साइकिल में? देखे, एक CO2 यहाँ निकली, एक CO2 यहाँ, और कहीं निकला है? नहीं। तो हम कह सकते हैं कि क्रैब साइकिल में क्या है? 2 CO2 बना एक एसिटिल कोएंजाइम से, है ना। NADH2 की बात करें तो एक यहाँ और एक यहाँ, टोटल कितने NADH2 बन गए? 3 NADH2 निकल गए, है ना। और FADH2 की बात करें वो कितना हुआ है? केवल एक इस स्टेप में, तो एक FADH2 भी बन गया हमारा। ठीक है, और कुछ बना? यस, एक ATP भी जनरेट हुआ है। तो इतनी चीजें हमें यहाँ से इस क्रैब साइकिल से मिली है। ठीक है, ओके, चलिए अब हम इसी चीज का डिटेल में डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ लेते हैं। ठीक, ओके, चलिए देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्रैब साइकिल का। साइकिल स्टार्ट कब होती है? साइकिल स्टार्ट होती है जब एसिटिल कोएंजाइम A हमारा एंटर करता है और क्या बनाता है? 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट या सिट्रिक एसिड फॉर्म करता है। ठीक है, एसिटिल कोएंजाइम A कंबाइन विद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड है, सिट्रेट या सिट्रिक एसिड बनाता है। ठीक है, और एंजाइम किस एंजाइम की प्रेजेंस में? सिट्रेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में। ठीक, फिर क्या होता है? आइसोमराइजेशन होता है, मतलब जो सिट्रेट बनाता है ना हमारा, ये सिट्रेट हमारा बनकर आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है या रीअरेंज हो जाता है, वो भी एक 6 कार्बन कंपाउंड ही है एक्ोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। फिर क्या होता है? फिर आइसोसिट्रेट ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनाता है। मैंने आपको ये बताया था ना कि सिट्रिक एसिड 6 कार्बन कंपाउंड था, 5 कार्बन कंपाउंड निकलता है तो एक CO2 रिमूव होता है ना, वही स्टेप यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो क्या करता है? एक CO2 का रिमूव करके अल्फा कीटोग्लूटारिक ग्लूटारेट बनाता है और NADH फॉर्म होता है, और एंजाइम लिखा है, कौन सा एंजाइम है? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? अल्फा कीटोग्लूटारेस ये कार्बन डाइऑक्साइड लॉस करके 4 कार्बन कंपाउंड बनाएगा। इस स्टेप में भी NADH बनता है और यहाँ पे एंजाइम है अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक, फिर क्या होता है? यहाँ पे सक्सिनिक कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में, जहाँ पे एक ATP बनती है, यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड सक्सिनिल ये बना दिया, इसमें भी NADH, और ये स्टेप शायद मैं दोबारा लिख दिया मैंने, है ना।
ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फ्यूमरेट बनता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके मैलेट बनाता है और फिर ये मैलेट हमारा ऑक्सीडाइज्ड होके ऑक्सैलोएसिटिक्स 4 कार्बन कंपाउंड रीजनरेट कर देता है और NADH यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। तो वही चीज़ है जो मैंने आपको पूरी ऊपर साइकिल एक्सप्लेन करी थी ना, उसी का यहाँ पे रिटर्न फॉर्म आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, साइकिल कंप्लीट हो गई है, ऑक्सैलोएसिटिक रीजनरेट हो गया ताकि क्या हो, हमारा ये नए एसिटाइल कोएंजाइम एक के साथ रिएक्ट करके साइकिल को रिपीट कर सके। ठीक, तो हमारी साइकिल हो गई। अब जो इम्पोर्टेंट है, एक इम्पोर्टेंट स्लाइड क्या थी इसमें, जो मैंने आपको हैंड रिटन पूरी क्रेब्स साइकिल एक्सप्लेन करी थी, एक तो इम्पोर्टेंट वो था। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है ये जो पूछा जाता है कि बाई प्रोडक्ट्स क्या है क्रेब साइकिल में। एक एसिटिल कोएंजाइम जब एंटर करता है तो वो क्या क्या रिलीज करता है, तो क्या रिलीज करता है मैंने आपको पूरी साइकिल में वहां पे समझा दिया था। 3 NADH की मॉलिक्यूल, एक FADH2, एक ATP और 2 CO2। ठीक है, इतना चीज हमारा NADH हमारा एसिटिल कोएंजाइम क्रेब साइकिल में रिलीज करता है। ठीक है, एक एसिटिल कोएंजाइम है। ठीक है, अब अगर हम बोला जाए कि एक ग्लूकोज में पूछा जाए कि एक ग्लूकोज क्रेब साइकिल में कितनी NADH FADH2 ये सब प्रोड्यूस करता है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है। हाँ, इससे पहले जब हमने ग्लाइकोलिसिस की साइकिल पढ़ी थी या हमने वो हैचेंसलैक पाथवे जो भी हम पढ़ रहे थे अभी तक, हम क्या कर रहे थे कि एक CO2 में अगर 3 ATP लग रही है तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होती है, तो 6 × 3 ऐसा कर दे रहे थे ना। तो अब यहाँ पे हमें ये चीज़ नहीं करनी, यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान देनी है। क्या ध्यान देनी है, अब यहाँ पे ना अपनी मिस्टेक मत करना कि एक एसिटिल एंजाइम 3 NADH निकाल रहा था तो हम एक ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं तो 6 × 3 करते हैं। ऐसा नहीं करना है यहाँ पे। क्यों नहीं करना है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। एक ग्लूकोज क्या करता है, 2 एसिटिल कोएंजाइम बनाता है, मतलब एक ग्लूकोज जो है वो 2 एसिटिल कोएंजाइम के बराबर है। कैसे है, अब मैं ये चीज क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमने क्या देखा था ग्लाइकोलिसिस में जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब ब्रेकडाउन होता है तो वो पाइरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाता है, और यही पाइरुविक एसिड जब लिंक रिएक्शन में जाता है ना तो 2 पाइरुविक एसिड से हमारे 2 एसिटिल कोएंजाइम A बनते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो एक ग्लूकोज बराबर 2 एसिटिल कोएंजाइम है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर एक एसिटिल कोएंजाइम से 3 NADH निकल रही है तो 2 से कितनी निकलेगी, 2 एसिटिल एंजाइम से 6 निकलेगी, 3 × 2, और यही 2 एसिटिल एंजाइम किसके बराबर है, एक ग्लूकोज के, तो यानी कि एक ग्लूकोज में भी 6 निकलेगी, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, जो एक क्रेब साइकिल का प्रोडक्ट था ना, अगर आपको ग्लूकोज से पूछा जाए तो डायरेक्ट × 2 कर देना है आपने, और क्यों करना है वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। ठीक है, तो FADH2 एक एसिटिल में 1 है तो एक कार्बन में एक ग्लूकोज में कितनी होगी 2, एक ATP बन रही है तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2, 2 कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एक क्रेब साइकिल में निकल रही है, एक एसिटिल कोएंजाइम में निकल रही है, तो एक ग्लूकोज से 2 × 2 = 4, 4 CO2 निकलेगा। ठीक है, तो ये है उसका क्या, एंड प्रोडक्ट ऑफ क्रेब साइकिल, या जिसे हम TCA साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि ये कहाँ से आई क्या आई। ठीक है, और ग्लूकोज का ज्यादातर पूछा जाता है क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है ना, बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पे × 6 कर देते हैं क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन है करके। यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है, ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे हमें × 2 करना है क्योंकि एक ग्लूकोज बराबर 2 एसिटिल कोएंजाइम है। जैसे A = B = 2 होता है, अगर B का वैल्यू 2 है तो A का भी 2 होता है ना, इसी तरह से यहाँ पे क्या है, A = 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बराबर 2 एसिटिल कोएंजाइम A है। जितने 2 एसिटिल कोएंजाइम में हमारे प्रोडक्ट्स निकलेंगे वही हमारे एक ग्लूकोज में माने जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्रेब साइकिल। तो आज की हमने इस प्रोसेस में, इस वीडियो में क्या देखा, लिंक रिएक्शन देखा, प्लांट रेस्पिरेशन का सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप क्रेब साइकिल देखा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।